Good morning, class. We are going with the second part of our chapter, that is transformation of work. यहाँ हम पढ़ेंगे कि लोगों के काम किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए, चेंज हो गए। पहले जब लोग विलेजेस में रहते थे, रूरल एरियाज़ में रहते थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे या कुछ और सर्विस सेक्टर्स में थे वो, बट एग्रीकल्चर किस तरह से चेंज हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, तो कुछ लोग जो एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं कर पा रहे थे या कोई प्रॉब्लम थी तो वो इंडस्ट्रियल्स में चले गए। बट फिर क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस भी ब्रोक डाउन हो गया काफ़ी पार्ट्स में। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन यूनिट, मैन्युफैक्चर यूनिट, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट, सप्लाई यूनिट, ठीक है, एंड कुछ लोग फीडबैक्स के लिए थे। तो ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क. Most of the significant innovations was the, let's read it out on the next page. These are the images which are telling us about the type of occupations people used to do. Construction of moving assembly line. Modern industrial production needed expensive equipment and continuous monitoring of employment through monitoring or surveillance system. तो क्या हुआ कि जब हमारी इंडस्ट्री ब्रोक हुई ना, वो इसलिए हुई क्योंकि उसकी केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, केयर कैसे कि हमने मशीनरीज इंस्टॉल की हुई थी, हमने मशीनरीज़ का ध्यान रखना था, एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करना था, उनके ऊपर सर्वेलेंस सिस्टम्स यूज़ करने। तो जो लोगों ने तो यूज़ कर लिए उनकी तो इंडस्ट्रीज ठीक रह गई, बट जो नहीं कर पाए उनकी इंडस्ट्री ब्रोक डाउन हो गई। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल इन दिस थिंग. सी देयर इज़ एन एग्जाम्पल. The industry is the essential part of long supply chain, and the freedom of manufacturer is to extend extremely limited. ठीक है, जो मैन्युफैक्चर होता है उसका जो एक्सटेंड होता है, उसका जो दायरा होता है, लिमिटेशन होती है, वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है. ठीक है, so that is not that important. Let's move to the politics. Politics you know very well. Political institutions are concerned with the distribution of power in society. ठीक है, हम बिफोर गेटिंग इनटू इट लेट मी एक्सप्लेन यू टू डिफरेंट थिंग्स. पॉलिटिकल सिस्टम किस चीज़ के बारे में होता है? पावर के बारे में. सोसाइटी में आपकी पावर कितनी है. बट पावर के साथ साथ एक और चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी. इन दोनों को कभी मर्ज नहीं करना. अगर मेरे पास कोई पावर है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास अथॉरिटी भी है. बट अगर मेरे पास अथॉरिटी है इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास पावर है. पावर होती है कि हम किसी स्टेटस पे हैं, हम किसी डेजिग्नेशन पे हैं और हमें कुछ काम दे दिए जाते हैं. ठीक है, अथॉरिटी होती है कि हम उन काम को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. देखिए, पीएम मोदी की बात करते हैं, उनके पास पावर भी है, अथॉरिटी भी है. वो किस में, उनकी पावर और अथॉरिटी किस में होगी? पॉजिटिव डीड्स में. ठीक है, अगर हम किसी टेररिस्ट की बात करते हैं, पावर एंड अथॉरिटी तो उसके पास भी है. ठीक है, बट उसकी पावर एंड अथॉरिटी किस चीज़ में यूज़ होगी? नेगेटिव डीड्स में. पावर और अथॉरिटी सबके पास होती है, मेरे पास भी है. ठीक है, बट ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है सोसाइटी पे. अब पावर आपके पास भी है, आपको कोई कुछ गलत कहे, अथॉरिटी आपके पास भी है कि आप उसे हिट कर सकते हो, आपके पास पावर है कि आप उसे हिट कर सकते हो, बट ये आपके ऊपर है कि आपने उसे हिट करना है या नहीं करना है, क्योंकि उसके कंसिक्वेंसेस किस तरह से होने वाले हैं. अंडरस्टूड. सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी. ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हमें क्या बताते हैं? उनकी पावर बताते हैं, अथॉरिटी नहीं बताते. हम पावर में कभी भी काम नहीं कर सकते हैं, लाइक कुछ एक्सरसाइज नहीं करवा सकते हैं. पावर मेरे पास भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अब लेट्स से कि मुझे कोई कुछ गलत बोल दे तो मैं बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कर सकती हूँ. वो क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी. अगर मैं उसको गलत उसका रिप्लाई कर दूँ, वो क्या बन जाएगी? अथॉरिटी बन जाएगी. ठीक है, पावर इज़ द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप टू कैरी आउट देयर विल इवन व्हेन दे अपोज्ड बाय अदर्स. पावर क्या हो गई? हमारी एबिलिटी है जो हम इंडिविजुअल और ग्रुप के ऊपर अपनी विल चलाते हैं. सो इट इज़ अप टू लाइक टाइप ऑफ द विल विच इज़ गोइंग ऑन. ठीक है, अगर हमें गन पॉइंट पे कोई आके हमारे घर में कहे कि अपने घर का सब सामान निकालो, अब वो भी तो वो अपनी विल मनवा ही रहा है ना, उसकी भी तो पावर चल ही रही है. ठीक है, अगर कोई ध्यान से आराम से आके हमें हमारे घर के बाहर कहे कि भैया अपने घर का सामान निकाल दो, तो हम निकालेंगे? नहीं निकालेंगे. सो पावर क्या है? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स आपने पेपर में नहीं लिखनी है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि आपको एक माइंडसेट मिल जाए पावर एंड अथॉरिटी का. इन दोनों को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग चीज़ें हैं. दिस नोशन ऑफ पावर इज़ फेयरली inclusive and extended from the family elders assigning domestic duties to their children to
टू प्रिंसिपल्स एनफोर्सिंग डिसिप्लिन इन स्कूल। सो ये हम पर है कि हमने अपनी पावर को किस तरह से सोचना है। लाइक हम पर तो पावर चलेगी ही, अब स्कूल में डिसिप्लिन है, कई बच्चों को अच्छा लगता है, कई को नहीं लगता। अब घर पर एल्डर्स हैं, अब उनके भी कुछ ड्यूटीज़ और उनके भी कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं कि आपने किस तरह से यूज़ करना है। इन ईच केस एन इंडिविजुअल और ग्रुप हैज़ पावर टू एक्सटेंड टू विच अदर्स एबेड बाय देयर विल। पावर इज़ एक्सरसाइज थ्रू अथॉरिटी। तो पावर कैसे काम करती है? अथॉरिटी के थ्रू। ठीक है, अथॉरिटी इज़ दैट फॉर्म ऑफ पावर विच इज़ एक्सेप्टेड एज लेजिटिमेट। ठीक है, पावर हमेशा हमारी किस चीज़ पे वर्क करती है? अथॉरिटी पे करती है, और जो अथॉरिटी हमारी होनी चाहिए लीगल होनी चाहिए। अभी पीएम मोदी ने हमें लॉकडाउन में घर पे बिठा दिया है। क्यों बिठाया है? कोई पॉजिटिव रीज़न है उसका, इसीलिए कि बिठाया है ना घर पर हमें। कोई ऐसे तो उन्होंने हमारे काम बंद करके, हमारे स्कूल्स बंद करके घर में नहीं बिठाया ना। तो ये क्या हुआ? एक उनकी अथॉरिटी लेजिटिमेट है। अगर वही कोई टेररिज्म अटैक हो जाए तो तब हमें घर में बिठा दिया जाए तो क्या होगा? उनकी अथॉरिटी इलेजिटिमेट हो जाएगी। IL इसके आगे, लेजिटिमेट के आगे आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन लेजिटिमेसी। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट, दैट इज़ स्टेटलेस सोसाइटी। Stateless societies, there was instead of balance opposition between parts, cross-cutting alliances based on kinship marriage and residence rights and ceremonies involving the participation of friends and foes. So stateless societies क्या होती है? एक empirical study होती है। empirical मैंने आपको करवाया था, facts based scientific study होती है। ठीक है, empirical study of stateless societies by social anthropologist over 60 years ago demonstrates how order is maintained without modern government apparatus। ठीक है, तो हमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बताया था कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है मॉडर्न गवर्नमेंट में। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। इट मीन ऑपोजिशंस के बीच में हो गया, कुछ अलाइंसेस मीन्स कि कुछ कंट्रीज़ या कुछ लोग मिलके अपनी यूनिटी बना लेते हैं, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, किनशिप मैरिज। ठीक है, सो ये सब क्या है? एक तरह की हमारे यूनियंस हैं। तो हम अपनी यूनियंस में किस तरह से एक हार्मनी मेंटेन करके रखते हैं, दैट इज़ empirical studies। ठीक है, एंड स्टेटलेस सोसाइटीज़ में कभी भी गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उसका रोल नहीं होता है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ द स्टेट। अभी स्टेट क्या होती है? अ स्टेट एग्जिस्ट वेयर देयर इज़ अ पॉलिटिकल apparatus ऑफ गवर्नमेंट। तो अब स्टेट वो होती है जहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। अभी बिगनिंग से हम दो चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, फंक्शनलिस्ट एंड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, फंक्शनलिस्ट मीन्स कि कोई चीज़ काम में आ रही है, समथिंग इज़ वर्किंग, समथिंग इज़ फंक्शनिंग। एंड कन्फ्लिक्ट मीन्स इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज ऑफ हिज इकोनॉमिक लेवल। फाइन, दो तरह की चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं, फंक्शनलिस्ट एंड कन्फ्लिक्ट। फंक्शनलिस्ट मीन्स कुछ काम हो रहा है, कुछ फंक्शन हो रहा है। कन्फ्लिक्ट मीन्स अपर स्टेटस और लोअर स्टेटस, इकोनॉमी से रिलेटेड। Functionalist perspective sees the state as representing the interest of all section of the society. फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव हमें ये बताता है कि हम हर एक पर्सन ये इंटरेस्ट को देख रहे हैं। ठीक है, उनको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, हर एक पर्सन का इंटरेस्ट तो फुलफिल नहीं हो सकता है, बट कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। कन्फ्लिक्ट हमें क्या बताती है? डोमेन ऑफ द सिलेक्टेड सोसाइटी। सिलेक्टेड सोसाइटी माने अपर क्लास सोसाइटी। Modern states are very different from traditional states. These states are defined by sovereignty. Sovereignty means power, authority, and the determined area. ठीक है, सिटीजनशिप एंड मोस्ट ऑफन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, सिटीजनशिप, हम कहाँ रह रहे हैं, हम कहाँ, हमारा बर्थ प्लेस कहाँ है, एंड जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ का हमारा बर्थ प्लेस है, वहाँ की आइडियोलॉजीज़ किस तरह की है। The French Revolution and our own Indian independence struggle are two instances of such movements। ठीक है, कुछ लोगों ने रिवोल्ट किया है सोवेनिटी के अगेंस्ट। वो कौन से हैं? द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडियन इंडिपेंडेंस। एंड इंडिया की एक इंडिपेंडेंस अभी तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी मास मूवमेंट, मास मोबिलिटी का एक एग्जाम्पल है। नियर अबाउट, हमारे सेंसेस ये कहते हैं नियर अबाउट, दिस इज़ नॉट करेक्ट, 8 लाख से भी ज़्यादा लोग माइग्रेट हुए थे। एंड
I guess more than 80,000 लोग वो killed. 80,000 people were killed. So this is the biggest example till now in the history. Okay. सिविल राइट्स मतलब जो हमें गवर्नमेंट ने कुछ फ्रीडम्स दी हुई हैं जिसे हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीक, राइट टू वोट एंड राइट टू मूव एनी रिलीजन, राइट टू ओपन एनी बिजनेस, ठीक है, राइट टू डू एनी प्रेयर, ठीक है. सो ये सब क्या है, हमें राइट्स मिले हुए हैं. फ्रीडम टू स्पीच एंड रिलीजन, फ्रीडम ऑफ ओन प्रॉपर्टी एंड राइट टू इक्वल जस्टिस, ये सब क्या है, हमारे राइट्स, सिविल राइट्स हैं, ठीक है. अब यहाँ पर डिफरेंस है सिविल राइट एंड पॉलिटिकल राइट, ठीक है. अब पॉलिटिकल राइट में क्या होता है, जब हम इलेक्शंस करते हैं, पब्लिक ऑफिसेस बना सकते हैं. In most countries, government were reluctant to admit the principle of universal franchise. In the early years, not only women but a large section of the male population was excluded, as holding a certain amount of property was an eligibility criterion. Women had to wait longer for the vote. पहले क्या होता था कि पहले मेल्स को ही आगे रखा जाता था, मेल शॉविनिज्म सोसाइटी थी, तो मेल्स की ही पहले वोटिंग होती थी. बट उससे क्या होता था कि फीमेल्स को वेट करना पड़ता था, पहले सभी मेल्स वोट करेंगे, उसके बाद फिर फीमेल्स करेंगी. सो बट अब ये चीज़ चेंज हो गई है, ठीक है. बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, मिनिमम वेजेस सेट हो जाती हैं. तो ये क्यों होती है, ये इन राइट्स के अंडर ही होती है. All over the world today, these social rights are being attacked by liabilities on the state and hindrance to economic growth. ये जो हमें राइट्स दे दिए गए हैं, ये कभी हमें फ़ायदा भी करते हैं, हम कभी नुकसान भी करते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने हमें बोल दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं. राइट टू स्पीक के अंडर ही बात करते हैं, बट बोलना भी क्या है, जो सही है. ये नहीं कि आपको मिस्टर नरेंद्र मोदी की कोई बात अच्छी नहीं लगी तो जाके जी आप डायरेक्टली उसके मुंह पे कुछ भी बोल दो. नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, इट विल बी ऑफेंस. राइट टू स्पीक का मतलब है कि जो चीज़ आपके अकॉर्डिंग एंड सोसाइटी के अकॉर्डिंग गलत है, आप वही बोल सकते हैं, ठीक है. ये अब आपको एक तरह से फ्रीडम भी मिल गई है, एक तरह से हिंड्रेंस भी हो गई है. अगर हम हर किसी को राइट टू स्पीक का अगर राइट दे देंगे तो हर कोई किसी से लड़ाइयाँ ही होती रह जाएंगी, लोग लड़ते ही रह जाएंगे एक दूसरे से. Thus, individuals feel a sense of pride and belongingness in being British, Indian, Indonesian और French. तो इन सब कंट्रीज़ में लोगों को अच्छा लगता है कि वो वहाँ रह रहे हैं. अभी कुछ मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, राइट टू जस्टिस के अंडर आई विल फाइल अ केस एंड आई विल गेट द जस्टिस इफ़ आई एम हैविंग ईच एंड एवरी प्रूफ विद मी और इफ़ आई एम राइट, ठीक है. तो एक सेटिस्फेक्शन लगती है, एक सिक्योरिटी फील होती है अपने नेशन में रहकर उन राइट्स के अंडर, ठीक है. अब प्रोबेबली पीपल हैव ऑलवेज फेल सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी विद सोशल ग्रुप्स ऑफ वन फॉर्म ऑफ और अनदर. फॉर एग्जांपल, अब ये इस तरह के राइट्स और कहाँ मिलते हैं, हमें हमारी फैमिली में मिलते हैं. अब हमें हमारे ब्रदर एंड सिस्टर, हमारी किसी भी सिबलिंग की या किसी की भी, मम्मा पापा की नहीं, किसी और की भी बात अच्छी नहीं लगती तो वी यूज टू से इट. वो क्या है, राइट है. क्लान, रिलीजन, कम्युनिटी. नेशनलिज्म हाउएवर ओनली मेड इट्स अपीयरेंस विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट. तो नेशनलिज्म कब आता है, जब हमारी स्टेट होती है, डेवलप करती है. स्टूडेंट्स, यहाँ स्टेट का मतलब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल नहीं है. हम पूरे नेशन को स्टेट बोल रहे हैं. स्टेट का मतलब पंजाब, हरियाणा ही नहीं होता. स्टेट का मीनिंग होता है हम एक पर्टिकुलर एरिया को, हम एक बाउंड्री को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. यहाँ स्टेट का मतलब है इंडिया, ठीक है. मिक्स नहीं करना, गलत नहीं समझना. कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी मतलब जो आज अभी चल रहा है, प्रेजेंट. कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इज मार्क्ड both by a rapid expansion of global market as well as intense nationalist feeling and conflicts. तो आजकल का जो दुनिया है, आजकल का जो वर्ल्ड है, वो दोनों तरफ से ही डेवलपमेंट कर रहा है, चाहे वो ग्लोबल मार्केट में हो या कन्फ्लिक्ट्स या फीलिंग्स में हो. रिलीजन, ये तो आप सबको पता है, धर्म. हाउ सोशोलॉजिकल फाइंडिंग्स अबाउट सोसाइटी वर डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन रिफ्लेक्शन. अब सोसाइटी कुछ और कहती है, रिलीजन कुछ और कहती है. अभी अगर हम हिंदुज़म की बात करते हैं, हिंदुज़म में अभी भी एक्सोगैमी को परमिशन नहीं मिली है, ठीक है. अभी भी कुछ लोग, 90% लोग इस चीज़ को गलत ही मानते हैं, बट हमें सोसाइटी ने दे दिया है. हमारी गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं कहती, हम इंटरकास्ट मैरिज करवा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये हो गया दोनों का कन्फ्लिक्ट, रिलीजन का और सोसाइटी का. The sociological study of religion is different from religious or theological study of religion in many ways.
तो जो हमारी सोसाइटी की जो हमें बताई हुई चीज़ें हैं वो अलग हैं सोशियोलॉजी से, और जो थियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, जो थीसिस बनती हैं, जो राइटअप्स हैं, वो अलग हैं. One, it conducts empirical studies of how religion actually function in society and its relationships to other institutes. Two, it uses the comparative method. So, religion क्या करता है, हमें एक साइंटिफिक स्टडी करता है और बताता है हमें क्या क्या करना है, ठीक है. एंड सेकेंड, हमें एक कंपेयर करके बताया जाता है कि कौन सा सही कौन सा गलत और क्यों गलत और क्यों सही. थ्री, रिलीजन अभी क्या बताता है, इट इन्वेस्टिगेट्स रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन रिलेटेड टू अदर आस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर. तो अब वो रिलीजन और क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है दूसरे धर्मों के बिलीव्स में, प्रैक्टिसेस में एंड उनके इंस्टीट्यूशंस के, उनके कल्चर को देखते हैं. एम्पिरिकल का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. The sociological perspective means that religious life can be made intangible only by relating to its domestic life. ठीक है. तो ये यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो हमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमें क्या कह रहा है कि हम अपनी रिलीजियस लाइफ को अच्छा तभी बना सकते हैं जब हम एक डोमेस्टिक लाइफ जीते हो. इसका इजी फॉर्म क्या है, दैट कि अगर हिंदुज़म अगर आपको नॉनवेज खाने से मना कर रहा है तो मत खाओ. हिंदुज़म आपको एक्सोगैमी से मना कर रहा है, मत करो. हिंदुज़म नहीं, लाइक कोई भी रिलीजन, ठीक है, जो उस रिलीजन का आपको हिंड्रेंस है, बैरियर है, आपको वो मान लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इकोनॉमिक लाइफ एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है, दैट इज़ ईजी. आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ पॉलिटिकल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ. ये हम बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं. सिंस रिचुअल एक्ट्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड रिलीजियस सिम्बल्स, वही बात आ गई. अगर हम रिचुअल्स करेंगे, जो धार्मिक चीज़ें हैं वो करेंगे, तभी हम रिलीजियस सिम्बल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दे आर यूजुअली सीन एज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हैबिट्स एंड प्रोसीजर ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ. तो ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं हमारे हैबिट्स एंड प्रोसीजर्स के. अभी मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मुझे मेरा रिलीजन कहता है कि नहीं, मुझे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बट रिलीजन को तो नहीं पता ना कि मेरी नीड क्या है, ठीक है. अब कुछ लोग नॉनवेज को एज अ मेडिसिनल पर्पस खाते हैं मेरी तरह, कुछ लोग मज़े से खाते हैं, ठीक है, बट जिनकी वो नीड है वो रिलीजन नहीं समझता है. तो रिलीजन क्या करता है, ऑर्डिनरी लाइफ और जो रिलीजियस लाइफ होती है उसको मिक्स कर देता है. वो ये नहीं देखता है कि उस पर्सन की क्या नीड है, ठीक है. Lighting a candle or diya to honor the divine differs completely in its significance for doing so simple to light a room. तो हम हिंदुज़म में जोत जगती है, ठीक है. अब जो जोत जलाते हैं हम, वो और लाइट जलाना दोनों इक्वल है. चर्च में कैंडल होती है, ठीक है, हम गुरुद्वारा में जाते हैं, वी यूज़ टू बो अ हेड डाउन, ठीक है. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हैं हमारे रिलीजन के रिचुअल्स. सो इट इज़ इक्विवेलेंट. हम किसी भी रिलीजन को गलत नहीं बोल सकते. अगर हम ये कहें कि मैं दिया जलाती हूँ तो वो ठीक है जी, वो कैंडल जलाते नहीं वो गलत है, या वो कैंडल जलाना सही है. सो वी शुडंट से दीज काइंड ऑफ थिंग. सभी इक्विवेलेंट है, ईच एंड एवरी थिंग्स आर इक्वल. रेगुलर सेरेमनीज नॉर्मली अकर इन स्पेशल प्लेसेस. हर एक जगह की अपनी सेरेमनीज होती हैं, चर्च, मॉस्क्यू, टेम्पल, श्राइन्स, एवरीथिंग. Okay. In most cases, the sacred includes an element of supernatural. हम लोग अंधविश्वास में बहुत बिलीव करते हैं इंडियंस, ठीक है. सो सही भी है, गलत भी है. If you have seen it, then it's right. If you have heard it, it may be right. There is a probably kind of thing on that. ठीक है. सो हर एक रिलीजन में एक उनका एक अपना सेक्रेड इंडिविजुअल एलिमेंट होता है जिसे हम सुपरनैचुरल बोल देते हैं. Studying religion sociological lets us ask question about the relationship of religion with other social institutions. अब हिंदुज़म का क्या कनेक्शन है सिखिज़म के साथ में, एंड सिखिज़म का क्या कनेक्शन है क्रिश्चियनिटी के साथ में, क्रिश्चियनिटी का क्या कनेक्शन है मुस्लिम के साथ में. तो हमें इस रिलीजन की जब हम स्टडी करते हैं तो इन सब का क्या हमें पता लगता है, एक कनेक्शन पता लगता है, रिलेशनशिप पता चलता है. For instance, periodically in history, there have been religious movements for social change, like various anti-caste movements or movements against gender discrimination. तो हम क्या पढ़ते हैं सोशियोलॉजी की स्टडी में, एक तो हम रिलीजन्स का
कनेक्शन पढ़ते हैं। सेकंड हम क्या पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं रिलीजन्स में। एक तो एंटी कास्ट मूवमेंट्स बहुत होते हैं हमारे रिलीजन में, हमारे नेशन में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे जेंडर के साथ में होती है, वो मूवमेंट्स के बारे में हम जानते हैं, और भी बहुत सब चीज़ें हम जानते हैं, ठीक है। अब वेबर क्या आर्ग्यू करते हैं, वेबर आर्ग्यूज दैट कैल्विनिज्म, अ ब्रांच ऑफ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, exerted an important influence on the emergence and growth of capitalism as a mode of economic organization। तो वेबर हमें क्या कहते हैं, कैल्विनिज्म लेकर आया कैपिटलिज्म। कैल्विनिस्ट ऑल्सो बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ प्री डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन माने जगह, उसके आगे प्री लगा दिया, विच मेंट दैट वेदर यू विल गो टू हेवन और हेल, ठीक है। तो हमें कैल्विनिस्ट क्या बताते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हम हेल में जाएंगे या हेवन में जाएंगे। सो दिस इज ऑल अ सुपर नेचुरल काइंड ऑफ थिंग। दस इफ अ पर्सन इन वट एवर प्रोफेशन वॉज कंसिस्टेंट and successful in his or her work, it was interpreted as a sign of God's happiness। अगर कोई अपने काम में, लाइक आप पढ़ाई में अच्छे हो, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो क्या है, साइन कि गॉड आपसे अच्छे खुश है। बट दिस इज़ अ सुपर नेचुरल थिंग। अब जो कोई काम में अच्छा नहीं है, बट वर्क में अच्छा नहीं है, प्रोफेशन में अच्छा नहीं है, कहीं और काम में अच्छा है, दैट डजेंट मीन गॉड उनसे नाराज़ है। Religion cannot be studied as a separate entity. Social forces always and invariable influence religion institutes. Political debate, economic situations, and gender norms will always influence religion belief, behavior. Conversely, religious norms influence and sometimes even determine social understandings। तो religion को हम अकेले नहीं स्टडी कर सकते हैं, religion के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हमें क्लिंग मिलती हैं। दैट इज़ पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं इस चीज़ पर, इकोनॉमिक सिचुएशन हमें देखी जाती है, जेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो रिलीजन में एक सबसे बड़ी बात होती है रिलीजन के नॉर्म्स, ठीक है, जिसकी वजह से सारी हमारी सोसाइटी फ्रेम होती है, जहाँ हम समझते हैं कि रिलीजन क्या होता है। In traditional societies, religion usually play a central part in the social life। तो religion क्या है, एक तरह का हमारा ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन हमारी सोसाइटीज़ में क्या है, रिलीजन का सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। ट्रेडिशन माने अब जो हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हम बोलते हैं ना ये हमारे धर्म में नहीं है, दैट धर्म पार्ट इज़ रिलीजन, दैट थिंग विच इज़ कंप्राइजिंग द रिलीजन, जो चीज़ रिलीजन को बनाती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशन। Religious symbols and rituals are often integrated with the material and artistic culture of the society। अब religious symbols and rituals क्या होते हैं, materials and artistic culture of society। material means जब जो मैंने बोला कि हमारे धर्म में नहीं है, that is a material। artistic culture मतलब कि जो हम बहुत पुराने primitive society से लेते ही आ रहे हैं, सोचते आ रहे हैं कि ये चीज़ें हमें हमारे religion में करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, ये सही है, इनको करने से God खुश हो जाएंगे, तो ये सब क्या हो गए, हमारे artistic cultures हो गए। Now we are moving on education। education से education is the thing which makes the difference between human and animal। ये तो सबको ही पता है, ठीक है। सो बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, वो जानवर है, नहीं। एक्सपीरियंसेस काउंट एज वेल, ठीक है। वट इज़ अ कॉमन इन ऑल केसेस इज़ दैट देयर इज़ अ फेल्ट नीड ऑफ एजुकेशन। क्यों पढ़ाया जाता है, सी स्टूडेंट्स, एजुकेशन से हमें मिलती है नॉलेज, एक्सपीरियंस से भी मिलती है, बट एजुकेशन से हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, और कोई हमें आकर उस चीज़ के बारे में समझाता है। देखो एक्सपीरियंस में क्या होता है, हम खुद जाकर काम करते हैं और सीखते हैं, बट एजुकेशन में क्या होता है, हमें कोई आकर सिखाता है एंड हम सीखते हैं, फिर काम करते हैं, ठीक है। फ़र्क पड़ जाता है कि हम एक बे हैंडेड ही काम कर रहे हैं, बिना कुछ जाने काम कर रहे हैं, और कुछ समझ कर, कुछ सीख कर काम कर रहे हैं। तो ये फ़र्क होता है एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन में। एक्सपीरियंस हम खुद डायरेक्टली हम मार्केट में चले जाते हैं, वी स्टेप इनटू द मार्केट डायरेक्टली एंड वर्क आवर ओन सेल्फ इन द एक्सपीरियंस, बट इन द एजुकेशन देयर इज़ अ टीचर विच इज़ अपॉइंटेड फॉर यू टू एडुकेट यू ऑन अ सर्टन थिंग बिफोर एक्सपीरियंसिंग इट, ठीक है। तो ये वही बात है, केक के ऊपर आइसिंग वाली बात। अगर आपने ड्राई केक खाना है या आइसिंग वाला केक खाना है, ड्राई केक कई लोगों को पसंद नहीं है, आइसिंग वाला ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ डिफरेंट है। आई नो द लॉकडाउन इज़ गोइंग ऑन, इट्स ओके। ओके, चिल्ड्रन लर्न
customs and the broader way of life by participating in activities with their adults. ठीक है, हम adults के साथ भी, अब education का मतलब ये नहीं कि टीचर, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वो टीचर ही चाहिए, आपकी मदर कैन बी अ टीचर, डजंट मीन एजुकेशन इज ऑफ टू टाइप, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ठीक है, फॉर्मल जो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप स्कूल आते हैं, वो क्या होती है, फॉर्मल होती है. इनफॉर्मल मीन्स जो आप घर से सीखते हो. ठीक है, तो जो घर से सीखते हैं वो हमें बताती है हम किसके साथ वो सीखते हैं, हमारे एडल्ट्स के साथ में. ठीक है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हमें क्या बताती है, इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर, सेपरेशन ऑफ वर्क फ्रॉम होम एंड द नीड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड लर्निंग एंड स्किल अटेनमेंट, राइज ऑफ स्टेट सिंबल नेशन, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सिंबल्स एंड आइडियाज़. तो हमारी सोसाइटी भी कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, हमें कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, एक तरह से डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ लिया, सेपरेशन ऑफ वर्क देख लिया, नीड फॉर स्पेशलाइज्ड लर्निंग एंड स्किल अटेनमेंट, स्टेट सिस्टम पढ़ लिया. ठीक है, नेशन एंड कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सिंबल्स पढ़ लिया अभी तक. अब हम देख रहे हैं एजुकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. एजुकेशन इन सच अ सोशल कॉन्टेक्स्ट हैज़ अ फॉर्मल एंड एक्सप्लिसिट. ठीक है, एजुकेशन इनफॉर्मल क्यों एजुकेशन सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हम मम्मा को कुछ भी बोल सकते हैं. लाइक हमारा और मम्मा का एक इमोशनल बॉन्डिंग है. अगर हमें भूख लगी है और हम मम्मा को बोलेंगे कि मम्मा आई डोंट वांट टू स्टडी नाउ, आई वांट टू हैव फूड, डेफिनेटली योर मदर विल थिंक टू गिव यू फूड. ठीक है, वही अगर आप टीचर को बोलते हो, डेफिनेटली टीचर विल से नहीं तुम पहले पढ़ो फिर खाना. ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. इनफॉर्मल में एक हमारा इमोशनल टच हो जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में. आपके घर में अगर कोचिंग भी है, अगर आप ट्यूशन पे भी जाते हो, तो कहीं ना कहीं दैट इज़ अ फॉर्मल ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, बट इट्स ओके, समटाइम्स इट इज़ बी टेकन एज अ फॉर्मल वन एज वेल. ओके, so this is an example of school. Now I need not to give you the example, I know you are well aware of education. For Durkheim, no society can survive without a common base. A certain number of ideas, sentiments, and practice with education must be inculcated in all children discriminately to whatever society category they belong to. तो Durkheim हमें क्या कह रहे हैं, इमानुएल Durkheim क्या कह रहे हैं कि हमें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के बच्चों को पढ़ाना चाहिए. अच्छा, पढ़ने से क्या होता है, हमारे आइडियाज़ बनते हैं. ठीक है, अब सोशियोलॉजी के हम 3rd चैप्टर में हैं. आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया, मार्क्स के बारे में पता लग गया, वेबर पता लग गया, अब Durkheim भी देख लिया हमने, कितने हमें नेम्स पता चल गए सोशियोलॉजी के बीच में. ठीक है, हमें सोसाइटी के बारे में कितना अच्छा पता लग गया. तो अब आपने इस चीज़ की एजुकेशन ले ली है. अगर हम किसी ऐसे पर्सन को, बच्चे को पूछते हैं बताइए सोशियोलॉजी क्या है, उसे नहीं पता होगा. क्या फ़र्क है, ये आइडियाज़ का. अब आपको खुद को सोसाइटी में किस तरह रखना है उसके बारे में आइडियाज़ आ गए. ठीक है, एजुकेशन के साथ में हमारे में सेंटिमेंट्स आते हैं. ठीक है, सेंसेस आती हैं. हम एजुकेशन को प्रैक्टिस करते हैं. आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे हम बायोलॉजी लैब में जाते हैं, मैथमेटिक लैब में जाते हैं, तो वहाँ जाके हम क्या करते हैं, खुद प्रैक्टिस करके देखते हैं. ठीक है, स्टैट्स में भी करते हैं. Again, there is again functional and conflict. So functional sociologists say that we are working, we are doing something, and conflict again we shouldn't educate those children or those people who are under the poverty line, जो कि lower status को belong कर रहे हैं. So, and at the same time, the inequality of education opportunity is also a product of social stratification. अभी एजुकेशन से क्या आ गया, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया. जो तो लोग पढ़े लिखे हैं, जो तो बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो अपने आप को एकदम अच्छा स्टेटस सिंबल उनमें लाते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ. अगर वो जो उनके सामने अगर कोई इलिटरेट बच्चा आ जाए तो वो इम्पोज करते हैं. तो वो क्या होता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. इन अदर वर्ड, वी गो टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स डिपेंडिंग ऑन आवर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड. अब तो जो बच्चे लोअर लेवल पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वो क्यों वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनका स्टेटस ऐसा नहीं है. बट जो अच्छे प्राइवेट इंग्लिश स्कूल के बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, खुद को इम्पोज करते हैं उनके ऊपर कि वो अच्छे स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं. अगेन दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. एंड बिकॉज वी गो टू सम काइंड ऑफ स्कूल, वी एक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिविलेजेस एंड फाइनली अपॉर्चुनिटीज़. तो बड़े स्कूल्स के साथ हमें बहुत अच्छी प्रिविलेजेस मिलती हैं, सोसाइटी में रिकमेंडेशन एंड रिकग्नाइजेशन मिलती है, एंड मोर ओवर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं. However, there are many more children who simply cannot attend school or drop out. कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल नहीं अटेंड कर पाए हैं या कुछ ड्रॉप आउट हो गए हैं.
The above report indicates how gender and caste discrimination implies upon the chances of the discrimination. So अब यहाँ हम देख रहे हैं, अभी जो बच्चा है ये एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहा है, क्यों नहीं स्कूल जा पाया? बिकॉज इसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सके. चांसेस ऑफ गुड जॉब बीइंग शेप्ड बाय द होस्ट ऑफ सोशल फैक्टर्स. ठीक है, सोशल फैक्टर्स में मतलब कि हम सोसाइटी के नॉर्म्स में कहाँ जा रहे हैं. सोसाइटी को भी हमने एक हायरार्की में डिवाइड कर दिया है. सोसाइटी एक लैडर बना दी है. ठीक है, जितने हम लैडर के स्टेप्स क्रॉस करते जाएंगे हम उतने ही सोसाइटी में ऊपर जाते जाएंगे, उतने ही हमारे पास सोशल फैक्टर्स आते जाएंगे. So students, that's all for today and your chapter is already done. एंड द ग्रॉसरी पार्ट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट. मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में ही समझा दिया था. दिस इज़ द एक्सरसाइज. आई विल पोस्ट यू द क्वेश्चंस वेरी सून. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन वेरी वेल. इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम please message me, and the time for messaging me is 9 AM to 1 PM. Thank you so much.